नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब सुधरेगा पाकिस्तान। मैं हूं अक्षय बिधुआ। पाकिस्तान के रेंजर्स ने जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करके सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाया, उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। एक तरफ पाकिस्तान यूएन में जाकर शांति वार्ता की पहल करता है, अमेरिका से सहयोग मांगता है कि अमेरिका बीच में हस्तक्षेप करे, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा अहम मसला कश्मीर का मुद्दा सुलझाए, जिस पर अमेरिका मना भी कर देता, अपना हाथ पीछे भी खींच लेता है। लेकिन उसके ही अगले दिन खबर आती है कि सीज फायर वायलेशन हुआ है, फिर से एक बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। कश्मीर में बॉर्डर्स पर गोलीबारी होती है और जो निर्दोष लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनकी जान चली जाती है। अब सवाल आखिर ये उठता है कि पाकिस्तान का ये दोगला रवैया क्यों और कब सुधरेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन एक बार फिर से किया है। मुद्दा यह है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन या सीज फायर का उल्लंघन कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे में जब पाकिस्तान यूएन में जा रहा है और वहां पर वो अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए, एक तरफ वो शिमला समझौते का उल्लंघन कर रहा है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होती है। ये दोगला रवैया पाकिस्तान का क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। एक ही महीने बाद पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, फिर सामने आया पाक का असली चेहरा। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। सामने आई पाकिस्तान की बौखलाहट। मासूम गांव वालों को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सांबा जिले में असैन्य इलाकों में बीएसएफ की 9 सीमा चौकियों को निशाना बनाकर रात भर गोलाबारी की और मोटार बम दागे। पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक महीने की शांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों का जायजा लिया। मजदूरों पे, निहत्थे मजदूरों पे जो इन्होंने फायरिंग की है पाकिस्तान के रेंजरों ने, ये शर्मनाक है। और इस इलाके में बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। बेचारे पंजाब के मजदूर थे, कुछ बिहार से थे, जिनके ऊपर इस किस्म की इन्होंने घिनौनी हरकत की है। हमने अपने हॉस्पिटल की तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया है उनको किसी किस्म का उनका पैसा, उनको ब्लड दे दिया है, जो भी जरूरत है उनकी हो गई। हालांकि भारतीय सैनिकों ने भी पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी का माकूल जवाब दिया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सीमा से सटे इलाकों को फिर निशाना बनाया, उसकी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने भी कड़ी निंदा की है। Pakistan is time and again trying to push in terrorists, and ultimately they cut the fencing and get in. So that fencing was being repaired, and while doing that, they were fired upon by the Pakistani Rangers, and one has been killed. वहीं पाक की तरफ से की गई गोलीबारी से असैन्य इलाकों में दहशत का माहौल है। गोलीबारी के चलते जहां एक नागरिक की मौत हो गई, वहीं 3 मवेशी भी मारे गए, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तब तब इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बॉर्डर से सटे ग्रामीणों को उठाना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो पाकिस्तान पहले भी कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, लेकिन बीती रात जिस तरीके से भारी मात्रा में गोलीबारी की, वैसी पहले नहीं हुई। अभी शेलिंग हुई है और पहली बार इतनी तादाद में हुई है। पाकिस्तान ने इतना रेंज बढ़ाया है कि इन गांवों को टारगेट किया है। पहले ऐसा कभी इन होती थी शेलिंग, पर पीछे पीछे इस गांव में नहीं पड़ती थी। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके एक बार फिर साबित कर दिया
कि वो कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर के उल्लंघन की आपसी सहमति बनी थी। लेकिन जिस तरह से कल पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, उसके पीछे पाकिस्तान की बौखलाहट को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने जम्मू कश्मीर सीमा विवाद में खुद को मध्यस्थता निभाने से अलग कर लिया है और उसके 24 घंटे बाद ही पाकिस्तान की ये बौखलाहट सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके चैनल। तो ये पाकिस्तान की बौखलाहट इसे कहें या बार बार पाकिस्तान का एक दोगला रवैया, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान यूएन में जाकर बार बार अमेरिका से कश्मीर मुद्दे को हल करने और दखल देने की बात करता हो, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी की जाती है, जिसमें कई सिविलियंस की, कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। हमारे साथ हमारे आज के पैनल मौजूद हैं। मेरे साथ कर्नल हामिद अली सिद्दीकी साहब हैं और मेरे साथ मोहनदास मेनन जी हैं, आईपीएस रिटायर्ड, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो कर्नल सिद्दीकी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी है, आप एलओसी पर रहे हैं, आपने बताया कि आपने करीब 3 टेन्योर्स वहाँ पर बिताए हैं, आपने भारत पाकिस्तान सीमा पर एक लंबा वक्त गुजारा है। सीज फायर का उल्लंघन कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल आखिर ये है कि ऐसे मौके पर ये पाकिस्तान का दोगला रवैया, हम इसे ना कहें तो क्या कहें? जी, एलओसी के ऊपर मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने रेजिमेंट के साथ एलओसी के ऊपर सीज फायर एनवायरनमेंट में 3 टेन्योर किए हैं जी। और मैंने बड़े क्लोजली आमने सामने जो सीज फायर वायलेशंस होते हैं उनको देखा है। इससे पहले कि आप और कुछ सोचें, आप ये देखें कि ये सीज फायर वायलेशंस का जो जेनेसिस प्रॉब्लम क्या है। सीज फायर 1949 जब हॉस्टिलिटीज खत्म हुई, उसके बाद ये एक अननेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान बना। दोनों ने ये सहमति बनाई कि हम इसकी सैंक्टिटी को बनाए रखेंगे और उसके बाद से वक्तन फवक्तन दोनों तरफ से सीज फायर का टूटा है। और ये जो आज के दिनों में आप देख रहे हैं, इतनी भीषण गोलाबारी बहुत कम मौकों पर हुई है। नहीं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक तरफ जब यूएन में पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए अपील करता है, अमेरिका को साथ देने के लिए कहता है कि आप आकर कश्मीर मुद्दा हल कीजिए, तो ये इनकी दोहरी नीति क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर आप ये दिखाते हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, यहाँ आकर आप हमारे निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो आपको शोर मचाना लाजमी है। और एलओसी के ऊपर ये एक ऐसी जगह है जहां के ऊपर पाकिस्तान शोर मचा सकता है। ये जो फायरिंग है, ये सिविलियंस को मारना है, बेकसूर लोगों को मारना है, हेवी फायरिंग करना है, इससे सिर्फ ध्यान आकर्षण करने के अलावा इसका और कोई मुद्दा नहीं है। और ये टाइम टू टाइम पाकिस्तान करता रहा है। ठीक है। आईपीएस रिटायर्ड हमारे साथ हैं, हमारे साथ मोहनदास मेनन जी जुड़े हैं। मेनन जी, आपका अनुभव क्या कहता है? आपने सिविल सर्विसेज में एक लंबा वक्त गुजारा है और आपने इंटरनेशनल रिलेशन पर काम किया है। आप पाकिस्तान के बारे में, उनकी इस कूटनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे सौभाग्य मिला है भारत में काम करने का और दुनिया के अन्य स्थलों में भी काम करने का मुझे काफ़ी मौका मिला है। और मैं समझता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन पूछा बड़ा रेलेवेंट है कि पाकिस्तान क्यों बार बार ऐसा एक दोहरी नीति अपनाती है। अब इसमें मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान स्टेट में कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ हैं जिससे ये तात्पर्य रखता है। बेसिक इशू ये निकलता है कि पाकिस्तान सिविलियन लीडरशिप है। सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप में समन्वय जो एक अच्छे रूप में होना चाहिए एक स्टेट के लिए, जैसे इंडिया में होता है, वो पाकिस्तान अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। और इसी के ये देखें कि बार बार आपको, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के इनॉग्रेशन में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आए थे, उसी दिन कितनी गोलाबारी हुई थी इंटरनेशनल बॉर्डर पे, हमने सब देखा है।
अब नवाज शरीफ साहब वॉशिंगटन में अभी होकर आ रहे हैं, जहां आपने कहा कि यूएन में उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, उनको बार बार बोलते रहे कि हम कुछ चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी चर्चा हो, और भारत चर्चा करने को तैयार नहीं है। देखिए, भारत को चर्चा करने ना करने का निर्णय जब भारत लेता है, उनको कई चीज़ों का अनुमान लगाना पड़ता है। उस आधार पर ही भारत एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग अलग तरीके से होता है। और एक स्टेट जहां पर डेमोक्रेसी है, कायम है, पर जहां पर एक मिलिट्री इन्फ्लुएंस काफ़ी प्रीडोमिनेंट है, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है। क्या इसमें जो आप कह रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ, क्या ऐसा है कि पाकिस्तान का जो राजनीतिक परिदृश्य है, या फिर पाकिस्तान की जो एक वहाँ जो राजनीतिक लोग हैं, जो वहाँ का राजनीतिक ताना बाना है, वो और पाकिस्तान की जो सैन्य शक्तियाँ हैं, पाकिस्तान का जो आर्मी का एरिया है, पाकिस्तानी सेना का जो इलाका है, और उसमें जो लोग सत्ता रखते हैं, वो एक मत नहीं है। वो नहीं चाहते कि भारत के साथ संबंध सुधरें, और पाकिस्तान का जो राजतंत्र है वो हमेशा कोशिश करता है कि भारत के साथ संबंध सुधरें। देखिएगा, आप सब जानते हो कि पाकिस्तान की कई समस्याएं हैं। पाकिस्तान की समस्याएं अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर कई हो चुकी हैं, और इस बार भी यूएस प्रेसिडेंट ने उन पर भी कुछ अपने व्यूज़ रखे थे। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की समस्या, इनकी डिप्लोमेसी, इनकी स्टेट पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है। ये भारत पर ख़ास एक प्रवाह इनका होता है, भारत पर खार इनकी सेंट्रिसिटी होती है, एक केंद्रीयता होती है भारतवर्ष के प्रति। उससे इनके मैं समझता हूँ दो इसके इम्पैक्ट, रैमिफिकेशंस होते हैं। पहला रैमिफिकेशन ये कि भारत के बारे में जब पाकिस्तान कुछ भी बोलता है, जैसे आज की एपिसोड, इससे इसको इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव आप कह लीजिएगा, पब्लिसिटी ज़रूर मिलती है। और अफ़गान बॉर्डर में या सेंट्रल एशिया के से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रिश्ते अच्छे भी हैं, उन पॉजिटिव्स पे कोई ख्याल नहीं देता, ना मीडिया देता है। तो पाकिस्तान एक मैं समझता हूँ एक अपने में ही एक ट्रैप में फंसा हुआ है। इंडिया सेंट्रिसिटी इस हद तक जा चुकी है कि जब भी इनके लीडर का जब बाहर जाना होता है, फिर इंडिया में एपिसोड करने से वो समझते हैं कि वो मैं क्यों हो रहा है। इसमें ज़रूर ये हम कहना चाहेंगे कि एक कॉन्ग्रुएंस जोन नहीं है बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविल लीडरशिप, कि किस तरह से इंडिया से ट्रीटमेंट किया जाए। तो बार बार ये पहली बार तो फायर, जैसे आपने फरमाया, पहली बार तो ये सीज़ फायर वायलेशन हुआ नहीं, बार बार ये हुआ है। और अक्सर जो साक्ष्य होता है इस भारत के फेवर में होता है। जो सांबा में भी हुआ उसमें भारत के फेवर में साक्ष्य, एविडेंस इज ऑल इन फेवर ऑफ इंडिया, यानी कि एक भारतीय एक किसान की मौत हुई है, और बड़ी खेदजनक बात है, और फायरिंग वहाँ से हुई है, उनकी कैजुअलिटीज़ नहीं हैं। लिहाजा जो इसका जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत वहीं से हुई है, जैसे कि अधिकतर बॉर्डर वायलेशंस में होता है। उसमें सिद्दीकी साहब ज़्यादा गौर फरमाएं तो उसमें मैं समझता हूँ। सिद्दीकी जी, ये हमें क्यों झेलना है और हम कब तक झेलेंगे इसे? हमें सबसे पहले तो हम क्यों झेलें इसे, सवाल ये उठता है। बार बार वहाँ से वायलेशन होता है, संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है, गोलीबारी होती है, हमारे लोग मारे जाते हैं। हमारे पास विकल्प क्या है, करना क्या चाहिए हमारे देश की सरकारों को, जो हम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आम सिविलियंस, देश के भारतीय नागरिक जानना चाहते हैं कि आखिर हम क्यों झेलें ये संघर्ष विराम, ये गोलीबारी। देखिए, एक बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि बिटवीन द टू कंट्रीज, जब से हमारा नया एस्टैब्लिशमेंट बना है, हमारी नई गवर्नमेंट आई है, द काइंड ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल प्रेशर दैट इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन पाकिस्तान जी, उससे एक बौखलाहट सी हो गई है पाकिस्तान में। और एक फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है, एंड पाकिस्तान फील्स इट इज ऑन द लूजिंग ग्राउंड। नाउ इफ दैट बी सो, देन आपने कहीं ना कहीं कुछ करके और लोगों का अटेंशन अपनी तरफ, दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि शिमला अग्रीमेंट से कि कश्मीर मुद्दा सिर्फ दोनों ही पार्टी मिलकर कर सकती हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके अंदर थर्ड पार्टी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। नाउ दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन पाकिस्तान इज इन। नाउ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रोप इन
the international community. Pakistan is trying its best to rope in the superpower. Now that is their problem. और जो ये ceasefire violation हो रहे हैं, it is a kind of a war zone that I have seen. Now war zone में जो civilians हैं वो border तक उनके घर बने हुए हैं. जब भी कोई गोली इधर से उधर फायर करता है या उधर से इधर फायर करता है, तो जाहिर है कि सिविलियंस को भी दे हैव टू बेयर द ब्रंट. उनको भी जैसा कि मेनन जी ने बताया कि वहाँ का जो राजतंत्र है, पाकिस्तान का जो राजतंत्र है, जो राजशाही है, और वहाँ का जो सैन्य तंत्र है, सैन्य अधिकारी हैं, उनके बीच में कोई स्ट्रेटेजी साफ नहीं है कि वो हिंदुस्तान का ट्रीटमेंट कैसे करें. ऐसा है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ कर्नल सिद्दीकी. नहीं, ऐसा है कि ये अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको अपना वर्चस्व बना के रखना है. ना सबको मालूम है कि पाकिस्तान में एक तो सिविल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, एंड वट एवर इज हैपनिंग बिटवीन द टू और वट एवर इज द स्टेटस, तो वो सबको पता है. एंड हर आदमी अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है. जहां तक कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का सवाल है, उनका सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द रिलेशंस विद इंडिया. दे नेवर वांट, वो चाहेंगे नहीं कि इंडिया के साथ शांति हो, इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सक्सेसफुल हों. अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान आर्मी और द ISI दे लूज देयर मीनिंग, और उनका हमेशा से ये रहता है कि दे गवर्न द प्रिंसिपल एजेंडा ऑफ द सिविल गवर्नमेंट. जी. So as a result of that, whatever initiative India now, ये अभी हम देख रहे हैं पिछले एक साल से कि such bold diplomatic initiatives India has taken. India की image in the world community has soared, and as a result of that, पाकिस्तान जो है हाँ, वो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप जिस इमेज की बात कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन इमेज के पहले भी वही होता था, अभी भी वही हो रहा, वही झेल रहे हैं. अब मेनन साहब ये बताइए कि जैसा कि कर्नल सिद्दीकी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ये इनिशिएट लेना छोड़ देगा, पाकिस्तान का जो राजतंत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपने आप को शांति दूत बताने की कोशिश करते हैं, सैन्य तंत्र वहाँ पर इस तरह की घटनाएं करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान का रवैया दोगला है. लेकिन जैसा कि कर्नल सिद्दीकी ने कहा कि अभी हमारी इमेज इंटरनेशनली बहुत बोल्ड हो गई है, लेकिन वायलेशन तो वैसा ही है. पहले भी हमारे लोग मारे जा रहे थे, आज भी मारे जा रहे हैं. फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हमारी जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ हैं जी, वो पाकिस्तान के सीमा से कई दूर जाती हैं. जी. वी हैव अदर प्रायोरिटीज़ ऑल्सो. हमारी इकॉनमी बड़ी मेजर प्रायोरिटी है, हमारी सोसाइटी, हमारी वो जो रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं वो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, और हमारी अन्य प्रायोरिटीज़ भी, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ भी हैं. और हमारी जो समस्या पाकिस्तान के प्रति जो ये उभरती रहती है, ये कुछ लोगों को वहाँ लगता है, खासकर मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंटेलिजेंसिया इसमें साथ मौजूद हो ना हो, पर कुछ सेगमेंट्स को ऐसा लगता है कि इंडिया शुड बी केप्ट अंडर कांस्टेंट प्रेशर, जिससे कि वो डेवलपमेंट मुद्दों से एक मिलिट्रिस्ट मुद्दे पे आ जाए. ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक भी है. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑफ द पाकिस्तान स्टेट इज दैट कि किसी तरह फ्रॉम डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज इंडिया शुड डाइवर्ट टू मिलिटरिज्म. अब नवाज शरीफ साहब ने भी ये फरमाया था, अभी जब ये बराक ओबामा साहब से मिले, नवाज शरीफ साहब ने भी ये फरमाया था कि इंडिया इज़ गेटिंग मोर मिलिटरिस्ट, और इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम सियाचिन, इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम दिस पार्ट एंड दैट पार्ट एंड ऑल दैट. अब मैं समझता हूँ ये सब दीज आर टू बी व्यूड एज डाइवर्शनरी थिंग्स. एक इंडियन स्टेट एक बहुत मैच्योर स्टेट माना जाता है दुनिया में. इंडिया इज़ नॉट ओनली द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट मैं समझता हूँ इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर पावर, इमर्जिंग पावर विच इज़ कमिंग अप. अब आप देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में अफ्रीका समिट हो रहा है जी, और उसमें सारे अफ्रीका के करीब 50 और 50 से ऊपर लीडर्स हमारे आ रहे हैं. तो हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी हैं. अब पाकिस्तान एक इंडियन ट्रैप में जो अपने आप को लेके बार बार रिपीट कर रहा है अपने स्टेटमेंट्स को, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेना ज़रूरी है. एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर इन समस्याओं को सुलझाना अनिवार्य है.
और अगर ये होता है तो हमारी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ जो हैं, जो हमारी जो गरीबी वगैरह है, उसको मैं समझ उससे निपटने में भारतीय स्टेट को कई सुविधाएं और भी मिलेंगी अगर पाकिस्तान से पीस हो जाए। तो हमारी भी प्रायोरिटी अब ये बन गई है कि पाकिस्तान से किस तरह से हम लोग उसे इस स्टेट को टैकल करें, और नेगोशिएशंस जहाँ होनी है वहाँ होनी चाहिए, हम कहेंगे। ये कोई स्टैंड कोई भी स्टेट नहीं ले सकता कि हम लोग नेगोशिएट नहीं करेंगे। वो भी एक मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली वो एक फ्लॉट स्टैंड भी हो सकता है। तो समय आएगा, मैं समझता हूँ दोनों अपने आप को समझते हैं, और ये एक कल्चर ही बन गया है ऑफ एंटेगनिज्म एंड ऑपोजिशन। ये कल्चर शुड चेंज टू सिनर्जी एंड कॉमनैलिटीज। ओके, आपका जो कहना है उसके मुताबिक कि एक समय आएगा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ होंगे। कर्नल सिद्दीकी, क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले के जितने भी विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को भूल जाए तो वो देश चलना बंद हो जाएगा, कैसा है? पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, दे सो लॉन्ग एज, जब तक कि कश्मीर मुद्दा बना हुआ है या पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेके चल रहा है, तब तक तो ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक बात जो नहीं, ये मुद्दा मतलब प्रश्न वही है कि क्या मुद्दा हल होगा, आपको लगता है कभी? नहीं, ये मुद्दा जरूर हल होगा। अच्छा, जरूर हल होगा, लेकिन इसके लिए जिस किस्म के हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं ना। हाँ, वो नहीं ले रहे हम नहीं तो इनिशिएटिव वो भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। अच्छा, एंड द लेटेस्ट इज दैट वी वांट आवर पीओके बैक। नाउ यू सी, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट व्हिच इज टेकिंग प्लेस एंड पीपल आर गेटिंग अवेयर कि भाई मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि JNK का जो हिस्सा पाकिस्तान में है वो वापस हिंदुस्तान के पास आना चाहिए। नाउ जब तक ये है तब तक ये जो LOC के ऊपर जो टेंशन बनी हुई है, डिप्लॉयमेंट है, वायलेशन है, ये होते रहेंगे। एंड जो लोग LOC के ऊपर रह रहे हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, वो लोग फौज के साथ रहते हैं, और वहाँ का जो अलाइनमेंट है और वहाँ का जो लेआउट है वो कुछ ऐसा है कि फौजी अपने बंकर में है और बंकर के साथ उसका घर है। एक गांव है, इसके आधे घर पाकिस्तान में है, आधे घर हिंदुस्तान में है। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन व्हिच एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। नाउ जब भी कभी सीज फायर वायलेशन होगा, जिसके लिए वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो इसके आदी है, उन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अभी भी 17 पूरे साल में 17 आदमी तो मर चुके हैं, तो ये उनकी कुर्बानियां ही हैं। लेकिन इसको आप कुछ नहीं कर सकते जब दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी। जब उनकी गोलियां चलती है तो हमको अपने सेल्फ डिफेंस में भी गोली चलानी पड़ती है, ये कोई हमारे गाँव वालों को मार रहा है, तो उसके अंदर कोलैटरल डैमेज तो होगा। आइए, हमारे पास कुछ ग्राफिक हैं, हम उसके जरिए अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि अब तक कितनी बार सीज फायर वायलेशन हुआ है, संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। 2015 में 250 से ज्यादा बार, आप देखिए 2015 इस साल की हम बात कर रहे हैं, 250 से ज्यादा बार सीज फायर उल्लंघन हुआ है, जिसमें 17 सैनिक शहीद हुए हैं और 24 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 8000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ये इसी साल का आंकड़ा है। इससे पहले 1949 में कराची एग्रीमेंट के बाद सीज फायर लागू हुआ था। बाद में वाजपेयी सरकार के वक्त 2003 में दोबारा सीज फायर लागू हुआ, उसके बाद भी उल्लंघन लगातार जारी है। 2014 पिछले साल की हम बात करें तो 430 बार सीज फायर तोड़ा गया 2014 में, एक साल में 430 बार, जिसमें 41 सैनिक शहीद हुए और 26 आम नागरिकों की मौत हुई, जबकि 2,08,000 लोग प्रभावित हुए। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा आंकड़ा है। अगर 2,08,000 लोग प्रभावित होते हों, 41 सैनिकों की मौत और 26 आम नागरिकों की मौत। 2014 में टूटा था 44 सालों का रिकॉर्ड। इस पर भी नजर डालिए। अगर आप 1949 और 2003 ये दोनों समझौते सीज फायर के लिए जो हुए थे, उससे पीछे जाकर 2014 में 44 सालों का रिकॉर्ड टूटा। सबसे ज्यादा बार फायरिंग हुई, जिसके चलते 1971 के बाद ये पहला मौका था जब बॉर्डर और LOC पर पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज्यादा फायरिंग हुई थी। और जनवरी 2013 में दोनों देशों के बीच में तय हुआ था कि वो एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे। कई दिनों की फायरिंग के बाद भारत पाकिस्तान की आर्मी के बीच सहमति बनी थी, एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके इस सहमति को फिर तोड़ा। बार बार समझौते, बार बार
हायर लेवल मीटिंग्स और उसके बाद बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन। जुलाई 2014 पर आइए, भारत पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में एक बार फिर इसी तरह की रजामंदी बनी थी, 2014 में भी। अगस्त 2014 में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की एक यूनिट चिनाब रेंजर्स के बीच में 35 मिनट की मीटिंग हुई थी। इसमें यह तय हुआ था कि एक दूसरे पर फायरिंग नहीं की जाएगी। हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बार कितने समझौते हुए, कितनी मीटिंग्स हुई और कितने वायलेशन हुए। सितंबर 2015 में जुलाई अगस्त के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव के बाद दिल्ली में बीएसएफ पाक रेंजर्स के बीच एक मीटिंग हुई और इसमें भी फायरिंग नहीं करने पर सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन करके इस सहमति को तोड़ा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट नवंबर 2003 में हुआ था। दोनों देशों के बीच यह तय हुआ था कि वो फायरिंग नहीं करेंगे, बॉर्डर पर एलओसी पर फायरिंग नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ने हर साल कई बार सीज फायर तोड़ा है, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। तो यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि हम कितना भरोसा कर सकते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पर, उनकी रणनीति पर, उनकी कूटनीति पर, कि वो अमेरिका जाएं या कहीं भी जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को पाक साफ बताएं, खुद को वाइट कॉलर बताएं और ये जताने की कोशिश करें कि हम शांति के दूत हैं, और अगले 24 घंटों में फिर हमारे देश में पाकिस्तान की गोलियां और बम बरसते हों, जिससे हमारे नागरिकों का नुकसान होता हो। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश जानना चाहता है कि आखिर सरकारों के पास इस समस्या से निपटने का विकल्प क्या है। ये सब हम हिंदुस्तानियों के जहन में एक बड़ा सवाल है, हम इसका जवाब चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कर्नल सिद्दीकी, मेनन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। खबरें जारी हैं। नमस्कार।